The pandemic, COVID-19, has influenced the economic growth of all the countries of the world. The economic growth rate of all the countries have fallen down. Not only the economic growth rate has fallen down, but it has resulted in fall in the employment level and fall in the national income of the country. There are some very crucial, very important macroeconomic variables which every nation needs to address or think about, like the status of national income, the status of employment, the status of national income, inflation, etc. Hello friends, good evening. I hope you all are fit and fine and safe at home. Some of you had demanded video on the concepts of macroeconomics. So today I'm in front of you to create a video on the concepts of national income. Hello, I am Dr. Kulvinder Kaur from Sankalp Career Point, and I today am creating a video on the concepts of national income. First, I would begin the video with discussing the concepts of macroeconomics, some important macroeconomic issues which you should know clearly so that you are able to understand the concepts of national income in an effective and better way. So, let's get started now with the video. The first concept that I am going to discuss with you is what is macroeconomics. Macroeconomics is that branch of economics which studies the economic problems, economic activities or economic issues of the entire country. इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरे देश, पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करती है, लाइक पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम, पूरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, पूरी कंट्री की इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरे देश की इकोनॉमिक इश्यूज या पूरे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, लाइक टोटल प्रोडक्शन डन बाय अ नेशन, लाइक टोटल डिमांड बाय द कंट्री. ये सारे इश्यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं. At the same time, I will take 1 minute to discuss with you what is microeconomics. इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरे देश की इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करती, बल्कि पूरी इकोनॉमी या पूरी कंट्री के किसी एक या किसी कुछ पार्ट्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करती है. फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई बाय फ्यू सप्लायर्स, supply by some of the suppliers, demand by few customers. ये इश्यूज हैं, ये इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी के कुछ पार्ट से रिलेटेड है. दैट इज वाई दीज आर दी स्टडी रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई वुड गिव वन एग्जाम्पल ओवर हियर. जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इकोनॉमिक केमिस्ट्री की एक दूसरी ब्रांच है, उसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी के या कंट्री के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे इश्यूज को स्टडी करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री लेवल पर सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सारे इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करती है. तो ये तो हमने सबसे पहली चीज समझ ली, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब यहाँ एग्जाम्पल लेके आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन थिंग ताकि आप और चीजें क्लियर समझ पाए. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्टडी क्या होगी? एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहलाएगी या मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहलाएगी? Of course, this is a microeconomic study. क्यों? क्योंकि हम पूरे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. क्योंकि हम पूरी कंट्री के सिर्फ एक हिस्से को, एक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, सो दिस वुड बी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी. साथ में एक और चीज समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो वेरिएबल्स को स्टडी करती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स
क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को स्टडी करेगी? टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट, टोटल डिमांड कंट्री की कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कंट्री ने कितना किया है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कंट्री ने कितनी जनरेट की है, टोटल नेशनल इनकम कितनी है कंट्री की, पूरी कंट्री का प्राइस बिहेवियर क्या है, पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, या पूरी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। ये कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है। चलिए हम आगे बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अपन ये बात करने जाएं, should we consider the problem of unemployment a macroeconomic study or microeconomic study? हम अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम स्टडी करते हैं हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ही क्यों बोलते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्यों नहीं है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इकोनॉमिक इशू है या एक ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हम कंट्री के किसी पार्ट के लिए स्टडी नहीं करेंगे, जो पूरी कंट्री पूरे देश के लेवल पर स्टडी करेंगे, क्योंकि इसको हम पूरे देश के लेवल पर, पूरी कंट्री के लेवल पर स्टडी करेंगे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करेंगे। सो दिस प्रॉब्लम स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। मूविंग अहेड, अब ये तो एक कंसेप्ट समझ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है। अब आगे बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ऑल दोज गुड्स which have crossed the production boundary line, they are final goods। वो सारे गुड्स जो मार्केट में आ चुके हैं, जो प्रोडक्शन स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हैं, जो बिल्कुल रेडी टू यूज है, जिनको कंज्यूमर एज इट इज यूज कर सकता है, वो सारे गुड्स कहलाते हैं फाइनल गुड। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप अवेलेबल इन द मार्केट, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, जब ये सारे गुड्स मार्केट में आ गए और दे आर रेडी फॉर यूज बाय द कंज्यूमर, तो ये सारे गुड्स क्या कहलाएंगे? फाइनल गुड्स। हम इन गुड्स को फाइनल गुड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होके निकलता है। प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। तो जब वो सारी स्टेजेस क्रॉस कर लेता है, जब वो बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो जाता है यूज करने के लिए, तब हम उस गुड को फाइनल गुड बोल पाते हैं। देन ओनली इट कुड बी टर्म्ड एज फाइनल गुड। अब समझते हैं व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड। ऑल दोज गुड्स which are still not ready for use by the consumer, वो सारे गुड्स जो अभी कस्टमर के यूज के लिए तैयार नहीं है, वो सारे गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, रॉ मटेरियल को आप एज इट इज यूज नहीं करते, रॉ मटेरियल को आप फिनिश्ड गुड में, फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप वो फाइनल गुड यूज कर पाते हैं। तो रॉ मटेरियल इटसेल्फ इज अ इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके आप फिनिश्ड गुड या फाइनल गुड बनाएंगे, और रॉ मटेरियल ने अभी प्रोडक्शन की स्टेज को क्रॉस नहीं किया है, प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, वो अभी विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस है। दैट इज व्हाई रॉ मटेरियल वुड बी गिवन टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड। नाउ वी नीड टू हैव वन थिंग क्लियर ओवर हियर, बट whenever one firm purchases goods from another firm for the purpose of sale, for the purpose of resale, such goods are also termed as intermediate goods. Let me explain this also with you an example. आपने बहुत सारे शोरूम्स देखे होंगे एंड उन शोरूम्स में आपने देखा होगा देयर आर सो मेनी लैपटॉप्स केप्ट, वहां पर बहुत सारे मोबाइल्स रखे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, वहां पर बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स हैं, वहां पर बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स रखे हैं। नाउ जो ओनर है उस शोरूम का, उस ओनर ने वो सारे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, वो सारे लैपटॉप्स परचेज किए हैं प्रोड्यूसर से या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किए हैं और अपने शोरूम में रखा है। अब वो ओनर, शोरूम का ओनर उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। वो वैल्यू एडिशन कैसे करेगा?
उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। लेट्स अज्यूम कि उसने कोई वॉशिंग मशीन 15,000 में खरीदी है, अब वो उसमें 5,000 का वैल्यू एडिशन करेगा, 5,000 अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा एंड उस वॉशिंग मशीन को वो सेल करेगा 20,000 में। तो क्योंकि अभी वो उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो वो वॉशिंग मशीन शोरूम ओनर के लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उसके थ्रू वो प्रॉफिट कमाएगा। बट फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर उस वॉशिंग मशीन को परचेज करेगा और कंज्यूमर के लिए वो रेडी टू यूज है, तो इसलिए कंज्यूमर के लिए इट इज गोइंग टू बी अ final good. This is how you need to understand the difference between final good and intermediate good. We need to understand one thing over here. One good becomes a final good for one person and intermediate goods for another person. Like एक company है who is a कंपनी फॉर फ्लोर मेकिंग, आटा बनाती है, आटा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। उसके लिए गेहूं फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए जो गेहूं है, व्हीट है, वो रॉ मटेरियल है और उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वो फ्लोर बनाएगा, आटा बनाएगा, राइट। तो वो जो गेहूं है, व्हीट है, उस कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन जिस किसान ने उस व्हीट को सेल किया है, उस किसान के लिए वो व्हीट फाइनल गुड है, बिकॉज उसके लिए द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कंप्लीट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है ये भी समझ लेते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी टोटल खर्चा करता है इंटरमीडिएट गुड्स पे, इंटरमीडिएट गुड्स एज इन रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स एज इन गुड्स परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो इंटरमीडिएट गुड्स पर जितना खर्चा, टोटल खर्चा प्रोड्यूसर करता है, सेलर करता है, वो सारा खर्चा कहलाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ एक और कंसेप्ट हमको जरूर समझना है। We need to understand the difference between different kind of goods, like consumer goods and capital goods. तो दोनों goods में क्या difference है ये समझ लेते हैं। वो सारे goods which are ready to use for by the consumer, they are consumer goods. वो सारे goods जो कंज्यूमर परचेज करता है और उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, वो सारे गुड्स कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैम, ब्रेड, बटर, ये वो सारे गुड्स हैं जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, तो ये क्या हुए? कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जिन गुड्स की जरूरत होती है वो गुड्स कहलाते हैं कैपिटल गुड्स, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। रिमेंबर वन थिंग, कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय दी firm or by the factory owner and capital goods can be used again and again। क्योंकि हम capital goods को बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए हम capital goods को ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट एंड वेयर आई वुड ऑल्सो बी टॉकिंग टू यू कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। वेन यू आर पुटिंग योर मनी एनीवेयर, जहां पर आपकी कैपिटल फॉर्म होनी शुरू हो जाए, आपकी कैपिटल बढ़नी शुरू हो जाए, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, दैट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं अपना पैसा लगाया है और वहां पैसा लगाने से मेरा पैसा बढ़ने लग गया, मल्टीप्लाई होने लग गया, मेरी कैपिटल फॉर्म होनी शुरू हो गई, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है क्या? द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, वो प्रोसेस जहां पर कैपिटल फॉर्म होती है, कैपिटल फॉर्म होगी, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो होता क्या है? या तो आप फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बढ़ाते हो या आप इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब आप
अपना पैसा लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स की परचेज में या फिक्स्ड एसेट्स को हायर करने में, तो दैट वुड बी गिवन द नेम एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जब आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी का स्टॉक बढ़ाएंगे या अपने फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बढ़ाएंगे, और फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बढ़ाने के लिए या प्लांट एंड मशीनरी का स्टॉक बढ़ाने के लिए खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप वो सारा खर्चा करेंगे अपने फैक्ट्री का स्टॉक बढ़ाने में, अपने फैक्ट्री में इन्वेंट्री बढ़ाने में, तो दैट वुड बी गिवन द नेम एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री स्टॉक। तो इन्वेंट्री का स्टॉक भी आप बनाते हैं और फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक भी बनाते हैं। मूविंग अहेड, अब यहाँ अपन ये भी समझते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। आप पूरे साल भर में जितना टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज गिवन द नेम एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपने टोटल पूरे साल भर में जितना भी खर्चा किया है फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक बनाने में या इन्वेंट्री का स्टॉक बनाने में, दोनों का स्टॉक क्रिएट करने में जितना टोटल खर्चा हुआ है एक्सपेंडिचर, दैट वुड बी गिवन द नेम एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर वन थिंग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। पूरे साल भर में मशीनों पर जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से कभी भी लेस नहीं करते हैं, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है, राइट। अब समझते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में क्या हम स्टडी करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट में हम ये एनालाइज करते हैं कि हमने सिर्फ उस करंट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स्ड एसेट्स कितने का स्टॉक कितना बढ़ाया है और इन्वेंट्री का स्टॉक कितना बढ़ाया है। तो नेट इन्वेस्टमेंट से हमको ये पता चल जाता है कि पूरे एक साल में, पूरे एक 1 ईयर में हमने फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक में कितना इंक्रीज किया या इन्वेंट्री के स्टॉक में कितना इंक्रीज किया। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर वन थिंग, जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन, मशीनों पर पूरे साल जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, पूरे साल मशीनों को यूज किया गया प्रोडक्शन के पर्पज से, तो ऑब्वियसली मशीनें डेप्रिशिएट हुई। तो जब आप उस टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेस करोगे तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने उस साल कितनी मशीनरी बनाई है, कितनी नई मशीनों में इंक्रीज किया है या कितना इन्वेंट्री में इंक्रीज किया है। चलो मूविंग अहेड नाउ, we also need to understand one more important concept, depreciation क्या है और depreciation reserve fund क्या है। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को जब हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जो भी वेयर एंड टेयर होता है, जो ऑब्सोलेंस आ जाती है व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड रेगुलरली, आप जब मशीन को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर आ जाता है, दैट इज गिवन द नेम एज डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन हर साल लगने से मशीन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, एंड वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हमको 10 साल 12 साल बाद जब मशीन की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी तब हमको एक नई मशीन की जरूरत पड़ेगी। तब एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम में पैसा इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एज अ रिजल्ट कंपनी क्या करती है, एक रिजर्व फंड क्रिएट कर देती है, और जितना डेप्रिसिएशन मशीन में हर साल हो रहा है उतना ही वो उस फंड में ट्रांसफर करती जाती है, सो दैट जब मशीन की वैल्यू जीरो हो जाए तो दूसरी मशीन परचेज करने के लिए इट हैज इनफ funds. Now this is all for this video. I had created today a very small video. I would very soon be coming up with the next video in the next week, where I would be talking further about the concepts of national income. One more thing I would like to highlight, जो स्टूडेंट्स 2020-21 मार्च में बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर करेंगे, I hope they are aware of the changes that have been made in the syllabus of economics. Section A microeconomics has been completely deleted from the syllabus. So you are fortunate enough क्योंकि अब आपको microeconomics
portion prepare nahi karna. You only have to focus on preparing the macroeconomic concepts. So I would very soon be coming with the other macroeconomic concepts. You also have a project work of 20 marks. So I would in the next session, next video, give you an idea how you are going to do your project work. Till then, take care of yourself. Thank you.